कि सर है ना, जब कभी भी आपको पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड को यूज लेना पड़ जाए तो बेटा ये ध्यान रखना, पेड अप में इक्विटी भी होता है और प्रेफरेंस भी होता है। वोटिंग राइट किस पे होता है सर? इक्विटी पे होता है, ध्यान रखना। प्रेफरेंस पे क्या वोटिंग राइट होता है? तो इसके तीन स्टेप में आंसर है। सर प्रेफरेंस पे बेसिकली वोटिंग राइट नहीं होता है, होता भी है तो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खुद के मामलों के लिए वोटिंग राइट्स होता है, बाकी नॉर्मल वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर जैसे नहीं होता है। तो क्या हमें प्रेफरेंस शेयर वालों को कैलकुलेशन में तो पेड अप शेयर कैपिटल का 51% में सर हमको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है? हाँ सर, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को करना है, दोनों मिला के होता है, ठीक है। लेकिन यदि कहीं पर भी वर्ड टोटल वोटिंग पावर इंक्लूड करना पड़ जाए तो क्या उसमें प्रेफरेंस इंक्लूड होगा? सर पहले दो स्टेप्स के हिसाब से तो नहीं होगा, बात समझना, ठीक है। पहले दो स्टेप्स के हिसाब से तो नहीं होगा। क्वेश्चन एग्जाम में ही जानकारी दे देवे कि नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी वैसे ही वोटिंग राइट्स है जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेप नंबर 3, तो ही हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर में कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिली या नहीं मिली? यस सर। तो सर जब भी टोटल वोटिंग पावर की कैलकुलेशन करनी है सर, केवल और केवल इक्विटी पे बेस्ड होगी, प्रेफरेंस पे नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अपनी तरफ से अजम्पशन लिख देना, हम अज्यूम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को वोटिंग राइट्स नहीं है। तभी प्रेफरेंस शेयर वालों को भी वोटिंग पावर की कैलकुलेशन में इंक्लूड करना जब उनके क्वेश्चन में जानकारी दी गई कि इनके भी सेम वोटिंग राइट्स हैं जैसा कि इक्विटी शेयर वालों के, ठीक है, तब भी, या इनके भी वोटिंग राइट्स हैं तभी करना, अदरवाइज मत करना, नहीं तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बोलो रे, फंसाने की कोशिश करें। सर ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, ध्यान रखना। तो फिर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की जानकारी दी गई है टोटल वोटिंग पावर में और इसको हमें कंसिडर करना ही नहीं है, तो हम केवल किस पोर्शन को करेंगे सर? इक्विटी वाले में से ही निकाल के परसेंटेज देखेंगे कितना वोटिंग पावर है। और जहाँ पेड अप कैपिटल की कैलकुलेशन की बात है वहां तो सर हम इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को कंसिडर करेंगे, है ना। ध्यान रखना, पेड अप गवर्नमेंट में काम आती है और होल्डिंग सब्सिडियरी में ये टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट काम आता है। ये बेसिक था, ये ध्यान रखोगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से नंबर निकाल ले जाओगे। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 1 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी इस 1 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल में, 1 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर तो इक्विटी शेयर है ₹100 के, और 50,000 शेयर है प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है सर, ओके डन। नेक्स्ट कि सर प्रेफरेंस शेयर्स खुद एग्जाम में ही दे दिया, दे आर नॉट कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स, ठीक है, खुद इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, ओके सर। अब एक दूसरी कंपनी है शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो 25,000 इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड में। दर्शन फोटोग्राफ जिसमें ये डिटेल है ना, इसके अंदर 50,000 में से 25,000 इक्विटी शेयर जो है, 25,000 इक्विटी शेयर जो है वो किसके पास में है? दूसरी कंपनी के पास में है, दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड के पास में। सर क्या ये होल्डिंग, ये वाली कंपनी और ये वाली कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी हो गई क्या? देख के बताओ, होल्डिंग सब्सिडियरी हो गई क्या? होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए टोटल वोटिंग पावर चाहिए, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? केवल इक्विटी पोर्शन को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ सर, केवल इक्विटी पोर्शन को कंसिडर करेंगे। सर अब 50,000 में से 25,000 है सर होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट चाहिए होता है। ये एग्जैक्टली 50% है, ग्रेटर देन 50% हुआ है क्या? नहीं सर, तो क्या होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप रहेगा?
होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप रहेगा? नहीं सर, नहीं रहेगा। ठीक है, स्टेट विद रीजन, क्या ये सब्सिडियरी है? नहीं है सर। कारण समझ में आ गया क्यों प्रेफरेंस से हमको गड़बड़ नहीं होना है, और क्यों इक्विटी पे से ही हमको वो 50% तक ही पहुंच रहा है। ठीक है, वेदर योर आंसर वुड बी डिफरेंट इन केस शैडो इवनिंग इज होल्डिंग 25,000 इक्विटी शेयर एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर भी। सर प्रेफरेंस शेयर पे तो वोटिंग राइट्स होते ही नहीं है, तो होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशनशिप में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। कर लोगे सॉल्व? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ गई करण। अच्छा, करण, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है, पर मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं? अब आ रहा है, अब आ रहा है। मीत, तू सुन पा रहा है बेटा मेरे को? यस सर। ठीक है, करण पढ़ भाई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ। Tycoon Private Limited is the holding company of Glassware Private Limited. As per the last profit and loss account for the year ending 31st March 2023 of Glassware Private Limited, its turnover was 1.8 crore and paid up share capital was 80 lakh. The board of director wants to avail the status of a small company. The company secretary of the company advised the director that the Glassware Private Limited cannot be categorized as a small company. In the light of above facts and in accordance with the provisions of Companies Act, you are required to examine whether the contention of the company secretary is correct, explaining the relevant provisions of the Act. भाई ये तो अपन क्वेश्चन अभी किया है ना कि सर जहाँ होल्डिंग सब्सिडियरी हो वहां पर हमको सोचना ही नहीं है, सीधा बोल देना है। पहले डिफाइन करना है छोटी कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है। ठीक है, फिर एक्सेप्शनल केस में कि भले ही ये क्राइटेरिया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि सर एक तो छोटी कंपनी जो इस क्राइटेरिया का पूरा करे, जो दो क्राइटेरिया बताए हुए हैं ना, कि सर जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर इससे कम हो। ठीक है, दूसरा, लेकिन सर होल्डिंग और सब्सिडियरी नहीं हो, कोई स्पेशल एक्ट से पास की गई कंपनी नहीं हो, और तीसरी क्या चीज थी कि सर सेक्शन 8 कंपनी ना हो, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ना हो। ये तीन है तो फिर भले ही ऊपर के क्राइटेरिया पूरे हो रहे हो सर, वो इट विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। एक चीज पूरी इसमें रह गई है कि सर स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। तो भले ही पब्लिक कंपनी ने ये क्राइटेरिया पूरे कर लिए हों, स्मॉल कंपनी वाले, पेड अप शेयर कैपिटल और वो, तो भी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। दैट मीन्स स्मॉल कंपनी, अ कंपनी कैन अज्यूम द स्टेटस ऑफ अ स्मॉल कंपनी ओनली इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी, है ना? प्राइवेट कंपनी वक्त पढ़ाते वक्त मैंने तुमको कहा था, एक तो होती है नॉर्मल प्राइवेट कंपनी, एक होती है स्मॉल कंपनी, एक होती है ओपीसी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो स्मॉल कंपनी हैज टू बी नेसेसरली अ प्राइवेट कंपनी। ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन हो गया अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। No Limit Private Company is incorporated as an unlimited company having share capital of 10 lakh. One of its creditors, Mr. Samuel, filed a suit against a shareholder, Mr. Innocent, for recovery of his debt against No Limit Private Company. Mr. Innocent has given his plea in the court that he is not liable as he is just a shareholder. Explain whether Mr. Samuel will be successful in recovering his dues from Mr. Innocent. देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सर एक कंपनी थी नो लिमिट प्राइवेट कंपनी, इसको अनलिमिटेड कंपनी, मतलब एमओए के जो क्लॉज है कि सर मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, लाइबिलिटी क्लॉज, उसमें बोला कि सर अनलिमिटेड है सर। ठीक है, ओके। अब इस कंपनी के क्रेडिटर थे मिस्टर सैमुअल। उन्होंने क्या है, वन ऑफ द शेयर होल्डर्स मिस्टर इनोसेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि भाई कंपनी ने मेरा पैसा नहीं चुकाया है, तो शेयर होल्डर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो तुम चुकाओगे। तो अब दो तीन बातें याद करो जब मैंने आपको अनलिमिटेड कंपनी पढ़ाया था कि सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की कब होती है? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होती है, उससे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ध्यान रखना, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप
ऑफ द कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। वो भी तो इसका मतलब है क्रेडिटर जो पैसा कंपनी से मांग रहा है, कंपनी नहीं चुका पा रही, तो उसने कहा शेयर होल्डर को पकड़ लिया, तू दे पैसा, तेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो क्या इस क्रेडिटर ने पहले इस अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के वाइंडिंग अप की प्रोसीजर चालू करी है क्या? नहीं करी है, तो क्या इस शेयर होल्डर को की अनलिमिटेड लाइबिलिटी मांग सकता है? नहीं सर, नहीं मांग सकता। ठीक है, यदि करी हो तो डिमांड कर सकता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, सर इस कंपनी की जितनी भी लाइबिलिटी है, क्या ये इसके एक ही शेयर होल्डर से डिमांड कर सकता है क्या? हाँ सर, कर सकता है। बदले में ये शेयर होल्डर को राइट मिल जाएगा, वो बाकी के शेयर होल्डर या मेंबर को राइट मिल जाएगा, ये बाकी के मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन वसूल सकता है। लेकिन क्या पूरा इसको देना पड़ सकता है? हाँ सर, देना पड़ सकता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? यस सर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन छांटे हुए हैं ना भैया, ये ध्यान से कर लेना। कोई ना कोई मतलब होगा उस 800 पेज का मॉड्यूल देने का। बात समझ रहे हो? उसमें से तुम्हारे लिए मेहनत करके लाया हूँ, जो भी अलग से लगे या ठीक है एक बार करने लायक लगे, भले ही पहले करवा दियो, वो छांट के 15-16 पेज की ये डॉक्यूमेंट बुकलेट बनाई है। इसलिए ध्यान से करना। इंस्टीट्यूट कभी इतना ज्यादा वो नहीं हो, उसने भी वही काम किए हैं, कुछ क्वेश्चंस नए डाले हैं उस 800 पेजर बुकलेट में, बाकी सारे पास्ट आरटीपी एमटीपी मेन एग्जाम वाले पेपर को ही 10 बना के टिका दिया उसने। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? फिल्टर्ड हुआ हुआ ये एस्पेक्ट देखना जो तुम्हारे लिए लाया गया है। आइए, सो अब समझ में आ गया? यस सर। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव कि सर इट कैन बी सेड दैट मिस्टर सैमुअल कैन नॉट डायरेक्टली क्लेम हिज ड्यूज अगेंस्ट कंपनी फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट। ठीक है, इवन इफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी केवल तब होती है जब कंपनी को वाइंड अप कराया जा रहा हो। ठीक है, तो क्या उन्होंने वाइंडिंग अप प्रोसीजर चालू किया? नहीं सर, नहीं किया। ठीक है, तो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी जब तक चल रही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, तब तक मिस्टर इनोसेंट के पास में जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से ही उन पे अनपेड अमाउंट के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी होगी। 10 रुपए पे 6 रुपए पे कर दिए, 4 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से होगी। अनलिमिटेड तो केवल और केवल तब होगी जब जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी। तो वाइंडिंग अप प्रोसीजर किया है तो ले लो, अदरवाइज ना ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। A company registered under Section 8 of the Companies Act 2013 has been consistently making profits for the past 5 years after a major change in the management structure. Few members contended that they are entitled to receive dividends. Can the company distribute dividends? If yes, what is the maximum percentage of dividend that can be distributed as per provisions of Companies Act? Also discuss this along with other regular matters. The company held a general meeting by giving only 14 days of notice. Is this valid? देखो, दो एस्पेक्ट पूछे गए हैं। क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? नहीं सर, नहीं कर सकती है। लेकिन इस मैटर को डिस्कस करने के लिए उसने जनरल मीटिंग बुलाई है। नॉर्मल कंपनी को कम से कम 21 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है टू कॉल अ जनरल मीटिंग। लेकिन सर सेक्शन 8 कंपनी जो है उसको 14 दिन का ही नोटिस दोगे तो भी वो सही माना जाता है। तो सर क्या ये सही है? हाँ सर, 14 दिन का नोटिस दिया हुआ सही है, वो गलत नहीं है। नॉर्मल कंपनी में 21 दिन की बजाय इस कंपनी में 14 दिन। लेकिन सर डिविडेंड वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। करण, हाँ सर, रिपीट कर सकते हो? मैं आवाज चला गया, मतलब नेट चला गया तो हाँ तो रिपीट क्या, पिछले का आंसर बताऊं? नहीं नहीं, अभी जस्ट जो आपने बोला कुछ बोला। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर 14 डेज का नोटिस दे सकती है एक सेक्शन 8 कंपनी टू कॉल इट्स जनरल मीटिंग इंस्टेड ऑफ 21 डेज। ये तो सही है, लेकिन सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Pacific Motors Limited is a government company. Rama Auto Private Limited is a private company having share capital of 10 crores in the form of 10 lakh share of 100 each. Pacific Motors Limited is holding 5 lakh 5,000 shares in Rama Auto Private Limited. Rama Auto Private Limited claimed the status of government company
advise as legal advisor whether Rama Auto Private Limited is government company under the provisions of Companies Act. देखो, वापस याद करो, कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए दो तरीके से देखना था। पहला तरीका, क्या गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स इज होल्डिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इन दिस कंपनी। यदि केवल गवर्नमेंट देख रहे हैं तो, और यदि गवर्नमेंट कंपनी इस कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडियरी है, ये रिलेशन में, तो फिर तो होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए तो ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट ही अपने काम आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को या नहीं कर लोगे? सो पैसिफिक मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सर इधर की बात हो रही है, ये वाला लगेगा इस पे, ठीक है। Rama Auto Private Limited is a private company having share capital of 10 crore. Pacific Motors is holding 5,05,000 shares. देखो ये इसमें रामा में 5,05,000 shares आउट ऑफ कितने? 10 crores in the form of 10 lakh shares। 10 लाख शेयर्स में से 5,05,000 शेयर्स गवर्नमेंट कंपनी इसके अंदर होल्ड कर रही है, ठीक है। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती है? ठीक है, तो ग्रेटर देन, जब ये है तो ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर लगेगा ना सर? है या नहीं है, खुद ही देख लो, है या नहीं है। 10 लाख में से 5 लाख तो 50% हो जाता है, और उससे थोड़ा ज्यादा होते ही ग्रेटर देन 50% आ गया। तो हाँ सर, इस तरीके से होल्डिंग सब्सिडियरी होने के कारण दिस कैन ऑल्सो क्लेम द स्टेटस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यस, इसलिए अपने कंसेप्ट बहुत क्लियर रखना, क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ भाई। अच्छा, इसको यदि तुम बेस्ट सॉल्व करना चाहते हो ना, तो 2024 के आई थिंक जून में हुआ हुआ पेपर देखना, मेन पेपर, उसमें तुमको फंसाने की कोशिश करेंगे। चलो मैं तुमको 1 सेकेंड लगा के दिखाई देता हूँ यार, इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर। ये देखो, यहां तुमको फंसाने की कोशिश करी जा रही है। सर कैसे? XYZ इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कि सर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज हेल्ड बाय 20%, 8%, 10%, 10%, 15%। अब पेड अप शेयर कैपिटल का बाइफरकेशन नहीं दिया गया है कि सर पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसमें इक्विटी कितना और प्रेफरेंस कितना, कोई बाइफरकेशन नहीं दिया गया। तो तुम अपने एक अजम्पशन लिख लेना सबसे पहले, सिंस नो बाइफरकेशन ऑफ पेड अप कैपिटल हैज बीन गिवन, वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल द पेड अप शेयर कैपिटल इज कंप्राइज्ड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पहला अजम्पशन लिख दोगे बेटा, ये उससे नंबर अच्छे मिलेंगे तुमको। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? बोलो यस और नो। नीव, यश, महक, पूंजी, बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही है? यार चले गए ऑन करके? हाँ सर। हाँ ठीक है, पहला अजम्पशन लिखना। अब तुमको फंसाने की कहाँ कोशिश कर रहे हैं दूसरी जगह? कुछ जगह तो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है और कुछ जगह गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है। दोनों तरीकों को मिक्स करके परसेंटेज दे दिया। अपन ने तो अलग अलग पढ़ा था ना, इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग, इफ गवर्नमेंट कंपनी इज होल्डिंग, तो दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है, अपन साथ में थोड़ी ना ले सकते हैं। इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग, यदि कोई बच्चा इस बात की तरफ ध्यान नहीं देगा तो वो तो सबको ऐड करेगा कि हाँ ये भी गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट, ये भी, तो ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 55 और 8, 63% है। तो 63% गवर्नमेंट के पास में है, तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई ना? ना 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 ना, देखो
गवर्नमेंट वाला पहला पार्ट, ये फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो है गवर्नमेंट, कितना आ रहा है 20%, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10% और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10%, 20, 30, 40। क्या पहले तरीके से गवर्नमेंट कंपनी हुई? नहीं सर, पहले तरीके से नहीं हुई। दूसरा तरीका देखो, LIC पब्लिक इंस्टीट्यूशन है 8%, दूसरा 15%, ABC लिमिटेड 15%, 15 और 8 कितना होता है सेकंड वे से देखें तो सर 23%। तो 23%, तो क्या सेकंड तरीके से भी गवर्नमेंट कंपनी? नहीं सर। समझ में आया कैसे कैसे फंसाने की कोशिश करेंगे? अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, फंसना मत। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ भाई। Alpha School is a Section 8 company which started imparting education on 1st April 2015 with the sole objective of providing education to children of weaker society, either free of cost or at a very nominal fee, depending upon the financial condition of their parents. However, on 31st March 2023, it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the objects of its objective clause, due to which it was granted the status of a Section 8 company under the Companies Act. Describe what powers can be exercised by the central government against the Alpha School in such a case. सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के खिलाफ क्या काम कर सकती है जो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को वॉयलेट कर रही है? सर तीन चीजें बताई थी, याद होगा आपको। सर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस रिवोक कर सकती है, ठीक है सर, लाइसेंस रिवोक कर सकती है। तो लाइसेंस रिवोक करने के बाद में इसको नॉर्मल कंपनी बनना पड़ेगा और वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे वापस लगाना पड़ेगा। दूसरा, सर इसको वाइंड अप कर सकती है, ठीक है सर। तीसरा कि सर इसको अमालगमेट कर सकती है इन अनदर सेक्शन 8 कंपनी विद हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। ये तीन चीजें तो कर सकती है। चौथा, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, पेनल्टी प्रोविजंस क्या लगेंगे ऐसी कंपनी कंपनी के ऊपर और इस कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर। सर सेक्शन 8 कंपनी ने गलत काम किया है तो कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से शायद 10 लाख से लेके 1 करोड़ है, और कंपनी के डायरेक्टर्स पे 25,000 से लेके 25 लाख तक के बीच की पेनल्टी लगेगी। ये भी अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान इस सेकेंड एस्पेक्ट पे नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान रखना भैया। चलिए नेक्स्ट, ये तो पूरा आप समझा लोगे। अच्छा, सेक्शन 8 लाइसेंस रिवोक करने से पहले एक रिटन नोटिस देना पड़ेगा, क्यों, और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। The state government of X, a state in the country, is holding 48 lakh share of Y Limited. The paid up capital of Y Limited is 9.5 crore, 95 lakh shares of 10 each. Y Limited directly holds 2 lakh 50,600 shares of Z Private Limited, which is having share capital of 5 crore in the form of 5 lakh shares of 100 each. Z Private Limited claimed the status of a subsidiary company of Y Limited as well as a government company. Advice as a legal advisor whether Z Private Limited is a subsidiary company of Y Limited as well as a government company under the provisions of the Companies Act. आ जाओ करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स, अ स्टेट इन द कंट्री, अपने यहाँ पर इंडिया में एक कोई स्टेट है, मान लो महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ भी, वो एक्स है, तो उसकी जो गवर्नमेंट है इट इज होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। ऐसा कभी क्वेश्चन आए जो कि अंदर से अंदर ले जा रहा है, उसमें चार्ट बनाने लग जाओ। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज होल्डिंग, गवर्नमेंट वाली साइड है, ध्यान रखना भैया, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट वाली साइड से क्वेश्चन पूछा है। 48 लाख शेयर्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स होल्डिंग 48 लाख शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के अंडर 48 लाख शेयर्स ये होल्ड कर रही है, ठीक है सर। आगे, पेड अप कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड इज 9.5 करोड़, 95 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो पूरी की पूरी पेड अप कैपिटल इज कंप्राइजिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। खुद आंसर यहीं से मिल गया या नहीं मिल गया? खुद आंसर यहीं से मिल गया ना।
प्रेफरेंस शेयर्स की कोई डिटेल दी गई है? नहीं सर, नहीं दी गई है। ठीक है, तो सर वाई लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल इज की डिटेल्स इज 95 लाख शेयर्स हैं इसकी टोटल, 95 लाख शेयर्स हैं। देख लो भाई, 48/95 कितना आता है? 48/95 कितना आता है भाई? कैलकुलेट करते हैं, कितना परसेंटेज आता है? 48 डिवाइड 95 इंटू 100, 50.52 आता है, 50.52। फिर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगे तो फंस जाओगे। सर दिस इज इक्वल टू 50.52। कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, यानी दो तरीके से कोई भी एक तरीका देखना है। या तो गवर्नमेंट उस कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है। अपना कितना निकला? 50.52। क्या ये 51% है क्या? नहीं सर। तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकती है क्या? नहीं सर। या फिर ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी होती, पर ये तो सेकंड वाला तो है ही नहीं। हमको तो फर्स्ट वाले के हिसाब से देखना है, बिल्कुल वहां अटका के रखा जहां पर दिमाग लगाना पड़ रहा है। बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो प्लीज एवरीवन, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ एवरीवन? मीत पूंजी हुआ रे? यस सर। ठीक है, तो क्या वाई Yes, sir. लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं सर, गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है। अब आगे क्या जानकारी दे रहा है? वाई लिमिटेड डायरेक्टली ओन्स 2,50,000 शेयर्स ऑफ जेड प्राइवेट लिमिटेड विच इज हैविंग 5 लाख शेयर्स। 5 लाख में से 2,50,600 शेयर्स ग्रेटर देन 50% होता है या नहीं होता है? मुझे ये बताओ। 5 लाख में से 2,50,000 और 600 शेयर्स, तो सर हाँ, ये जेड लिमिटेड में 2,50,600 शेयर्स होल्ड कर रही है, इसमें 5 लाख शेयर्स है। तो सर ये इसकी सब्सिडियरी तो हो गई, ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडियरी हो गई। क्वेश्चन क्या बोलता है? इसने गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम किया। क्यों? ये बोलती है मैं गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी हूं, तो फिर मैं भी तो गवर्नमेंट कंपनी हूँ, मेरी अल्टीमेट होल्डिंग यही तो है, गवर्नमेंट ही तो है। सर ये केस नहीं है। बात समझ में आ गई? इसलिए हाँ, तुम इसकी सब्सिडरी जरूर हो, लेकिन तुम गवर्नमेंट कंपनी नहीं। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ गई। MN Limited borrowed a secured loan of 5 crores from Star Bank Limited, the bank, to meet its working capital requirement. However, the borrowing of the company under its memorandum of association were restricted to 1 crore. The bank released the loan amount in two installments of 1 crore and 4 crores. On the due date for repayment of the loan, the company refused to accept the liability of 5 crore on the ground that the borrowing was Ultra Wires the company. The company's books of accounts show that the company has utilized the loan amount of 3 crore for repayment of its lawful debts. The utilization of the remaining 2 crore cannot be traced. Referring to the doctrine of ultra vires under the Companies Act 2013, examine the validity of the decision of the company denying the repayment of the loan and explore the remedy, if any, available to the bank for recovery of the loan. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करना। सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या बोलता है? अल्ट्रा बियॉन्ड वायर्स पावर्स। तो कोई कंपनी यदि अल्ट्रा वायर्स काम कर रही है, सामने ये कंपनी है, सामने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि इस कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए को पहले पढ़ के जाए, एमओए और एओए को पहले पढ़ के जाए, फिर उस हिसाब से काम करे? सर बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है बेटा। तो सर अब इस कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है जो भी काम है उसके लिए मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक के लोन ले सकती है। ये भाई पढ़ के ही नहीं गए, और पहली बार में 1 करोड़, दूसरी बार में 4 करोड़ रुपए का लोन दे दिया भाई। इस कंपनी ने जब चुकाने का टाइम आया बोल दिया भैया मैं तो 1 करोड़ रुपए तक का ही लोन चुका सकती हूँ, 4 करोड़ तक का नहीं चुका सकती हूँ क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स है। ओके सर, बात तो कंटेंशन तो बिल्कुल सही है, कैसे समझाओगे? सर अल्ट्रा वायर्स क्या होता है पूरी डिटेल बताओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होती है? लेकिन सर
फिर पूछा है मिस्टर एक्स के पास में कंपनी के खिलाफ रेमेडी क्या है, तो मैंने आपको बताया था सर देखो 1 करोड़ रुपए तो ये लोग वापस ले ही लेंगे क्योंकि वो इंट्रा वायर्स हैं, बिल्कुल ठीक है सर। बचे हुए 4 करोड़ में से डिटेल क्या बता रहे हैं कि सर 3 करोड़ रुपए कंपनी ने ऐसी जगह पे खर्च कर दिए जो कि अपने लॉफुल डेट चुकाने के काम में आ रहे थे, ठीक है। तो सर he would step into the shoes of the creditor, he would step into the shoes of the creditor, और ये वो 3 करोड़ रुपए उनसे वसूल सकता है सर, बिल्कुल वसूल सकता है, ठीक है। तो ये 3 करोड़ भी वसूले जाएंगे, हाँ सर। बचे हुए 1 करोड़ रुपए अब नहीं वसूल सकते। बात समझ में आ गई? क्योंकि सर रेमेडीज क्या क्या है कि सर यदि उसने वो लॉफुल डेट चुकाने में खर्च किया है तो हम रोक सकते हैं, मतलब हम विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। यह सेकंड रेमेडी कि सर यदि कंपनी ने अभी तक वो पैसा खर्च नहीं किया है तो हम सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करेंगे कि ये खर्च नहीं करे उस पैसे को। थर्ड रेमेडी, पर ये तो खर्च तो कर चुकी है ना, इसलिए अब वो रेमेडी एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड रेमेडी, सर कंपनी तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, हाँ लेकिन उसके डायरेक्टर्स को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है। हालांकि मॉड्यूल में ये आंसर दिया नहीं गया है, मैं तुमको वापस रिवाइज करा रहा हूँ, लिखना पड़े तो लिखना बेटा, ठीक है। आंसर तो यही होगा सर, 1 करोड़ तो इंट्रा वायर्स था, 4 में से 3 भी हम वसूल लेंगे, बाकी बचा हुआ 1 करोड़ हमारा डूब जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंपनीज का पूरा काम हो गया है, ठीक है। सोगा की तरफ चलते हैं, सोगा का पहला क्वेश्चन पढ़ भी। State the various essential elements involved in the sale of uncertain goods and its appropriation as per the Sale of Goods Act. अनअसर्टेन गुड्स के लिए सर असर्टेनमेंट और अप्रोप्रिएशन कब होगा सर, ये बस आपको ध्यान दिलाना था, ये 7-8 स्टेप्स होते हैं, ABCDEFG। सर ये ध्यान रखना, इनको याद कर लेना एक बार, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, पढ़ाया हुआ सब है। नेक्स्ट करण फारिया पढ़ेगा, करण का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ गई। Karan agreed to sell laptop to Vishal for a price to be fixed by Kiran, a hardware engineer. However, before the delivery of the laptop, Karan changed his mind and did not share any particulars and configuration of the laptop with Kiran, which made her unable to do the valuation. Kiran refused to do valuation. Vishal needed laptop for his project, so he promised Karan that if the laptop is delivered to him, he would pay a reasonable price for it. However, Karan decided not to sell his laptop to Vishal. Now from you be करण करण तेरी आवाज नहीं आ रही है, रुक जा। हेलो। हाँ तेरी हेलो आवाज, सर, अभी आई। हाँ वो ब्रेक होके आ रही थी। हाँ। किधर? अ, ये पढ़ू? देखो मैं फिर से कराता हूँ पढ़ू ये मैं करा देता हूँ आपको। सर क्वेश्चन किस चीज का है, वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी। वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी, एक्स सेलर है, वाई वाई बायर है, ये सेलर है ये बायर है, दोनों क्या डिसाइड करते हैं, जो भी थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी हम उस प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है सर। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन सर यदि कोई भी पार्टी यदि इस वैल्यूअर को वैल्यूएशन करने ही नहीं दे रही है अपनी गंदी हरकतों से, तो सर वो दूसरी पार्टी को डैमेजेस पे करेगी। एक तो ये जो सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है फिर ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, शुरुआत से गलत हो जाएगा। दूसरा सर यदि इसको मार्केट से वो महंगा खरीदना पड़ा तो ये डैमेजेस लेने का हकदार हो जाएगा फ्रॉम दी सेलर। क्या ये दो बात समझ में आ गई? यस सर, ठीक है। चलिए हाँ, यदि खुद थर्ड पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं भैया मैं वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे बस का रोग नहीं है, तो फिर सर क्या होगा, यदि अभी तक सेलर ने बायर को माल नहीं दिया है तो बायर उसे बाइंड नहीं कर सकता माल देने के लिए। लेकिन यदि सेलर ने बायर को माल दे दिया है और थर्ड पार्टी ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया, तो सर इन दैट केस गुड्स यदि सेलर ने बायर को दे दिए और उसने वो गुड्स अप्रोप्रिएट कर लिए, यूज कर लिए हैं, तो फिर सर बायर वुड पे सेलर अ रीजनेबल प्राइस फॉर दोज गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा। ये पूरी थ्योरी है वैल्यूएशन बाय थर्ड पार्टी की, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ भाई।
Explain the legal rules of auction sale relating to the following points as per provisions of the Sale of Goods Act. Bid by seller with or without notification, bidder to retract from his bid, and effect of pretended bidding. ऑक्शन सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, थ्योरी पूछी गई है। सर बिडर अपनी बिड से रिट्रैक्ट कर सकता है क्या? हाँ सर, वापस पीछे ले सकता है जब तक कि उसके खुद के लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ गई हो, फॉल ऑफ हैमर नहीं हो गया हो, हाथ नीचे नहीं ऊके ऊपर नहीं आ गया हो, तब तक वो अपनी बिड वापस ले सकता है। एक बार हो गया उसके बाद नहीं ले सकता। बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन, क्या सेलर खुद अपने जो माल पड़ रहा है ऑक्शन में बेच रहा है उसमें खुद बिड कर सकता है? सर नोटिफाई किया है तो कर सकता है, विदाउट नोटिफिकेशन किया है तो गलत काम किया है, फिर बायर को बाद में पता पड़ता है तो वो उसको कैंसिल कर सकता है। प्रिटेंडेड बिडिंग प्राइस रिगिंग के लिए सर गलत है, ऑक्शन सेल में ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आता है आप लोगों को। आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ चलते हैं। ये पढ़ गई। Mr. Y, aged 21 years, lost his mental balance after the death of his parents in an accident. He was left with his grandmother, aged 85 years, incapable of walking and dependent upon him. Mr. M, their neighbor, out of pity, started supplying food and the other necessaries to both of them. Mr. Y and his grandmother used to live in the house built by his parents. Mr. M also provided grandmother with some financial assistance for her emergency medical treatment. After supplying necessaries to Mr. Y for 4 years, Mr. M approached the former asking him to pay back 15 lakhs inclusive of 7 lakhs incurred for the medical treatment of the lady. Mr. Y pleaded that has got his parents' jewelry to sell a maximum value of 4 lakhs, which may be adjusted against the dues. Mr. M refused and threatened Mr. Y with a legal suit to be brought against for recovering the money. Now you are to decide upon based on the provisions of Indian Contract Act. देखो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन ने क्या पढ़ा था कि सर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, यदि आप माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या इनके ऊपर डिपेंडेंट कोई पर्सन विच दे आर टू सपोर्ट, इनको आप सप्लाई करते हो नेसेसरीज एज टू लाइफ, नेसेसरीज एज टू लाइफ, तो आप इनको डायरेक्टली तो रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते। हाँ, आप इनकी एस्टेट में से वो पैसा वसूल सकते। याद आ गया रूल? इधर क्वेश्चन यहां पर भी फैल रहा है, डिपेंडेंट पे भी फैल रहा है, क्योंकि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है, ही इज टू सपोर्ट अ ग्रैंड मदर और नॉट? यस सर। तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे, इनके खाने पीने पे। ठीक है सर, ओके। तो सर अब 4 साल में 15 लाख रुपए खाने पीने और मेडिकल एक्सपेंसेस पे खर्च कर दिए पड़ोसी ने इनके। अब वो मांग रहा है। अब क्वेश्चन में दो जानकारियां दी हुई है, एक तो छुपी हुई जानकारी है और एक सामने जानकारी है। सामने क्या है, अनसाउंड माइंड का आदमी बोला मेरे पास 4 लाख रुपए की एस्टेट है, तू बेच ले और ले